मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 में 29 तक कर लिए थे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है ए तथा बी के मानों को ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कि एक फलन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ए और बी दो कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं। उन्होंने उन्हीं के बारे में पूछा कि ए और बी के मानों को ज्ञात करना है आपको, ताकि ये वाला जो फलन हमको दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। कहने का मतलब यूं कि क्वेश्चन में आपको ये बताया जा चुका है कि ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपका काम बस इतना है कि आप ए और बी के मान निकाल दो। कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा पहचाने, आप देखें इस फलन को मैं जब देख रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है फलन की डेफिनेशन 2 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रही है। कौन कौन से पॉइंट्स पर ब्रेक हो रही है? एक 2 पर और एक 10 पर। समझ रहे हैं? तो अगर x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है? 5। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी और 10 से छोटी हो तो fx की वैल्यू क्या लेना? ax प्लस b। और अगर x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो fx के लिए क्या लेना है? फिर आपको 21 ले लेना है। इसका मैं एक नंबर लाइन आपको बना के दिखा देता हूं, उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आइडिया मिलता है। 2 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रही, 2 और 10। Suppose this is x is equal to 2 and this is x is equal to 10. अगर x 2 या 2 से छोटा है, 2 है या 2 से छोटा है, तो fx की जगह पर लेना क्या है बेटा? 5। अगर x 10 या 10 से बड़ा, 10 हो या 10 से बड़ा हो, तो f ऑफ x की वैल्यू हमको लेनी है 21। लेकिन अगर x 2 से बड़ा और 10 से छोटा हो, 2 से बड़ा और 10 से छोटा हो, तो fx की वैल्यू लेनी है ax प्लस b। बस इतना सा है। अब इसे आप कैसे करिएगा? पहले हम 2 पर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार 2 पर सॉल्व करेंगे और एक बार 10 पर। और एक चीज देखो, ये तो पता है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो हम 2 पर निकालेंगे तो फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब कैसे आएंगे? बराबर। हम अगर 10 पर भी निकालेंगे जाके तो क्या होगा? फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो भी सब कैसे होंगे? बराबर। ये सबको पता है। आपको एक काम करना है, हम जब 2 पर जाएंगे तो हम फलन का मान ले लेंगे और राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, बराबर कर देंगे। उससे हमें ए और बी में एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर जब हम 10 पर सॉल्व करने जाएंगे तो हम 10 पर फलन का मान ले लेंगे और 10 का राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। उन दोनों को बराबर कर देंगे, उनसे भी ए और बी में एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब ए और बी में 2 इक्वेशन आपके पास होंगी और उससे बड़ी आसानी से आप सॉल्व करके ए और बी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, जरा देखो। क्योंकि फलन x बराबर 2 पर कैसा है? संतत है। अगर x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन का मान और x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। हालांकि राइट हैंड लिमिट भी बराबर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा काम बस इन्हीं दोनों से बन जाएगा तो हम नहीं ले रहे उसको। x बराबर 2 पर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट से नहीं बन पाएगा बउआ, आपका काम राइट से बनेगा। क्यों? देखो, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन का मान, देखो क्यों नहीं बनेगा इसको भी समझ लो। x बराबर 2 पर फलन का मान निकालने जाओगे तो आप क्या यूज करोगे बताओ? 5। ठीक। अब अगर हम x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गए तो भी हमको क्या यूज करना पड़ेगा? 5। तो 5 बराबर 5। बात तो सही है, पर कुछ मिला नहीं ना हमको, इसलिए हम x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे और x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट को बराबर करेंगे। समझ आ रहा है आपको? ये हम कर रहे हैं। बराबर तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा, पर उसकी जरूरत नहीं है हमको। अब बताओ, x बराबर 2 पर फलन का मान निकालने के लिए क्या यूज करेंगे आप? x बराबर 2 पर फलन के लिए क्या लिख दिया जाए? 5।
राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हो? राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये सिंबल होता है। अब 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। हमने ऊपर का हिस्सा पूरा नहीं लिखा है, आप समझदार हैं, क्योंकि 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं बेटा। राइट हैंड लिमिट का मतलब इस साइड में, तो क्या यूज करेंगे? फलन ax प्लस बी, और उसमें भी x की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे आप? 2 प्लस h। तो हम लिखेंगे a x की जगह पर 2 प्लस h प्लस b। ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस ah प्लस b, 2a प्लस ah प्लस b। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो h की जगह 0 लिखोगे, h 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? 2a प्लस b, और दूसरी तरफ क्या है? 5। तो यह आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a और b में एक समीकरण हमको यहां से मिल गई। फिर लिखेंगे क्योंकि फलन x इज इक्वल टू 10 पर संतत है। अगर x बराबर 10 पर फलन संतत है तो क्या होना चाहिए बताइए? अच्छा, ये कैसे पता कि फलन x बराबर 10 पर संतत है? क्वेश्चन ने कहा है भाई, उन्होंने बोला है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। संतत फलन है मतलब असंतत कहीं है ही नहीं, सब जगह संतत है। x बराबर 10 पर अगर संतत है तो x बराबर 10 पर फलन का मान, और अब आप ध्यान से देख के बताइए, अगर आप समझ गए x बराबर 10 पर फलन का मान क्या आएगा बताओ? ये लिखेंगे 21, और x बराबर 10 पर अब हम राइट हैंड लिमिट निकालना उचित होगा कि लेफ्ट निकालना उचित होगा? अगर हम राइट निकालेंगे तो फिर 21 ही आ जाएगा, इसलिए क्या निकालो? हाँ, अब कोई पूछे क्या राइट निकालोगे तो बराबर नहीं आएगा? बराबर आएगा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बराबर तो उसको आना पड़ेगा। लेकिन 21 बराबर 21 लिखोगे तो आप हासिल कुछ नहीं होगा, आपको 21 बराबर 21 कुछ मिलेगा नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकाल के बराबर करो आप। अब x बराबर 10 पर फलन का मान बताइए। x का मान जब 10 है तो फलन की वैल्यू कितनी है? 21। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x। 21 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। ओके, इसके बाद 21 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h की वैल्यू बताओ। 10 का लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इस पॉइंट पर, और अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो फंक्शन क्या लगाएंगे बताओ? ax प्लस बी। उसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे? 10 माइनस h। ax की जगह 10 माइनस h प्लस b। 21 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10a माइनस ah प्लस b। देन 21 इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई कर दो आप, h बगुआ 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? 10a प्लस b। इस तरह से 10a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? 21। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब a और b में दो समीकरणें हैं, इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर दो पहले। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है। 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, और मुझे इसको माइनस करना है, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस b से माइनस b कैंसल। 10a माइनस 2a 8a, 21 माइनस 5 16, देन a इज इक्वल टू 2।
तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब b चाहिए तो a का मान चाहे आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। किस में रख दें बताइए? फर्स्ट में a का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले इक्वेशन नंबर 2 नोट करो, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब a की जगह 2 लिख दो। ध्यान से देखो, a की जगह 2 लिखोगे तो 2 का गुणा 2 से होगा, कितना बचेगा 4, प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, ये 4 माइनस हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 1। और उन्होंने a और b के ही मान पूछे थे। a का मान कितना आ गया 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपने देखा, आप ये देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे ना कि x बराबर 2 पर फलन संतत है तो f बराबर f ऑफ 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखा। क्या वो बराबर नहीं होगा? होगा। तो लिया क्यों नहीं? जरूरत नहीं थी हमको। समझ आया? और अगर ले भी लेते तो उससे आपको कुछ मिलता नहीं, 5 बराबर 5 मिल जाता। आप क्या निकाल पाते? कुछ नहीं निकलता उससे। ऐसे ही यहां पर भी f ऑफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिया। क्या राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी इसके? बराबर होगी। तो लिया क्यों नहीं? पहला तो जरूरत नहीं थी, दूसरा आप ले भी लेंगे तो वो आपको कुछ दे नहीं सकेगा, क्योंकि 21 बराबर 21 कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने ये करा और a और b की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 30 आप जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, दर्शाइए कि f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है। देखिए मैं कैसे करूंगा इसको, आप ध्यान से देखिए। माना f(x) तो ये है, तो आप एक काम कर लो, g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स और h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये हमने मान लिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, फंक्शन हमारा था कॉस एक्स स्क्वेयर, उसमें से हमने gx मान लिया कॉस x को और एक्स स्क्वेयर को मान लिया h ऑफ x। ठीक है, यहां g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x कैसा फलन है? त्रिकोण मितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन है, अतः संतत है। ठीक, हमने एग्जाम्पल इतने सारे सॉल्व किए थे, 20-21 कुछ एग्जाम्पल रहे थे, उनमें बहुत सारे आइडिया मिले थे। मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां हमने वहां हासिल की थी और उसको यहाँ यूज करेंगे। तो cos x एक त्रिकोणमितीय फलन है, अतः ये फलन कैसा है? संतत। तथा h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक बहुपद फलन है। अतः संतत है। अब देखो, g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस है, h ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर मैं ये बोलूं कि g ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ h ऑफ x। h ऑफ x की जगह पर क्या लिखेंगे? x स्क्वेयर। gx का मान cos x है, तो gx स्क्वेयर का मान क्या होगा? cos x स्क्वेयर, और ये cos x स्क्वायर ही क्या है? fx। तो आप देखिए, gx भी संतत है, hx भी संतत है,
और gx और hx से मिलकर बना ये जो कंपोजिट फंक्शन है, तो फिर ये भी कैसा होगा? संतत। और यही क्या है? fx। इसलिए fx भी कैसा हो जाएगा? संतत। देखो एक बार फिर से देख लो ध्यान से। हमने gx cos x को माना, hx x स्क्वायर को माना। gx ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूअस है, hx पॉलिनोमियल फंक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूअस है। अब gx और hx इन दोनों का हमने कंपोजिट फंक्शन निकाला। वो कंपोजिट फंक्शन किसके बराबर आया? fx। अब अगर gx कॉन्टिन्यूअस है, hx कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। और इनका कंपोजिट फंक्शन है कौन? इसलिए fx कॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं समझ में आया? तो यहां लिख देंगे हम, लिखेंगे क्योंकि gx व hx अलग अलग संतत फलन है, अतः इनका कंपोजिट फंक्शन, इनका कंपोजिट फंक्शन कौन बना? g ऑफ h ऑफ x, जो कि f ऑफ x है। अतः इनका कंपोजिट फंक्शन g ऑफ hx जो कि f ऑफ x है भी कैसा होगा? संतत फलन होगा। बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो कर सकते हो, कोई बिंदु C मान लो, फिर C पर फलन का मान निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब करके, लेकिन उतनी बड़े कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपको ये भी तो तरीका है ना करने का, इससे भी कर सकते हो। कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपने देखी है कि अगर दो फलन ये भी संतत है ये भी संतत है, तो इन दोनों फलनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कैसा होता है? संतत। आज हमारा फलन जो कि cos x स्क्वायर था, ये दो ऐसे फलनों का कंपोजिट फंक्शन है जो कि अलग अलग संतत है, इसलिए इनका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा हो जाएगा? सॉरी, इनका कंपोजिट फंक्शन जो कि fx के बराबर है वो भी संतत हो जाएगा फिर तो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखो, अच्छा ये हो सकता है ये आपको लगे कि ये हम कैसे समझा करेंगे, क्या लेना है। देखो एक फंक्शन आपको बाहर दिख रहा होता है और एक उसके भीतर दिख रहा होता है आपको। आप ऐसे ले लो, एक cos फलन है तो cos x ले लिया, दूसरा x स्क्वायर फलन ले लिया। अब x स्क्वायर cos के अंदर है, x स्क्वायर cos के अंदर है। फिर आप सोचोगे कि ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम g ऑफ hx से निकालें, शायद हम h ऑफ gx निकाल दिया, फिर क्या होगा? तो नहीं आएगा। तो आप ऐसे पता लगाओगे कि h ऑफ x स्क्वायर cos के अंदर है कि नहीं है। x स्क्वायर cos के अंदर है, इसका मतलब hx किसके अंदर होना चाहिए? तो hx g के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा ये आप दिमाग में रखोगे। अब देखो अगला वाला लेंगे, आपको आ जाएगा ये खुद। देखना fx की वैल्यू दी गई है मॉड ऑफ cos x। अब सबसे पहले सेम यही तरीका यूज करेंगे हम। तो हमने माना g ऑफ x और h ऑफ x। अब आप खुद बताइए बाहर कौन सा फलन दिख रहा है? बोलो। मॉड फंक्शन दिख रहा है, तो आप ले लो मॉड x। मॉड cos x नहीं, मॉड फलन दिखा तो मॉड x लेना है आपको। अंदर क्या दिख रहा है? cos x, तो hx क्या ले लेना है? cos x। अब cos x मॉड के अंदर है, cos x मॉड के अंदर है, इसका मतलब hx g के अंदर होगा। तो इस बार क्या निकालना पड़ेगा? g ऑफ hx या h ऑफ gx? इस बार भी g ऑफ hx से निकालना है, hx अंदर रहना चाहिए। इसी तरीके से लिख देंगे, लिखेंगे यहां g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x कैसा फलन है?
मापांक फलन है इसलिए संतत है, तथा hx इज इक्वल टू कॉस एक्स कैसा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए ये भी कैसा है? संतत है। तो अगर हम इनका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो वो भी कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। इसलिए g ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x। h ऑफ x की वैल्यू क्या है? cos x। g x की वैल्यू है mod x, तो g cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? mod cos x, और यही किसके बराबर है? fx। तो देखो gx संतत है, hx संतत है, इसलिए इनका कंपोजिट फंक्शन यानी कि g ऑफ h ऑफ x जो कि f ऑफ x के बराबर है, ये भी कैसा होगा? संतत। तो यहां लिख देंगे, क्योंकि पूरा यही नहीं लिख लोगे आप, इसके बाद यही हिंदी फिर लिख दो, gx व hx अलग अलग संतत फलन है, अतः इनका कंपोजिट फंक्शन गोह x जो कि fx है भी संतत फलन होगा। तो इसके नीचे ना अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बट अब आप जानने लगे कि यही आपको पूरा नोट कर देना है। क्या मैं लिख के दिखाऊं आपको? कर लेंगे ना? अच्छा, इसके बाद 33 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, fx इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x। अच्छा, अगर आप समझ गए हैं क्वेश्चन को इस तरह के, तो बताइए इसमें मुझे क्या क्या फलन मानने चाहिए? एक मुझे gx चाहिए, क्या माने बताओ? वेरी गुड, क्या लेना चाहिए? बाहर क्या दिखा? साइन फलन। तो सबसे पहले आप इस साइन x मान लो, और आप चाहो तो hx को साइन x मान लो इस बार hx को साइन x। कोई ऐसा प्रतिबंध थोड़ी है कि आप हर बार gx को पहला मानो, hx को बाद वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर hx साइन x माना है तो gx को क्या मानोगे? मॉड x। gx को क्या मानेंगे? मॉड x। अब फिर से वही चीज, यहां hx इज इक्वल टू साइन x कैसा फलन है? संतत है। क्यों? त्रिकोणमितीय फलन है। तथा gx इज इक्वल टू मॉड x भी कैसा फलन है? क्यों? मॉड्यूलस फंक्शन है, इसलिए हमने लिखा नहीं क्योंकि अब आप जानते हो। अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर hx संतत है, gx संतत है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कैसा होना चाहिए? संतत। अब इनका कंपोजिट फंक्शन कैसे निकाला जाए इस बार बताइए। इस बार मॉड x साइन के अंदर है, मॉड x साइन के अंदर है, यानी कि gx hx के अंदर है, तो क्या निकालना चाहिए? इसलिए h ऑफ g ऑफ x, h ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x की जगह मॉड x। अब hx की वैल्यू साइन x है, तो h मॉड x की वैल्यू साइन मॉड x, जो कि किसके बराबर है? तो fx क्या है? आंसर है fx hx और gx का कंपोजिट फंक्शन है। fx जो है, आप देखो ना बेटा, ये fx जो है वो hx और gx का क्या है? कंपोजिट फंक्शन। अब क्योंकि hx और gx अलग अलग संतत है, इसलिए उनका कंपोजिट फंक्शन fx भी संतत होगा। नहीं समझ में आया? तो हम यहां पर नोट कर सकते हैं, वही आप फिर लिख सकते हैं, क्योंकि fx hx व gx का
कंपोजिट फलन है तथा hx व gx दोनों ही अलग अलग संतत हैं, इसलिए इनका कंपोजिट फंक्शन fx भी अवश्य संतत होगा। आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि fx hx व gx का कंपोजिट फंक्शन है तथा hx व gx दोनों ही अलग अलग संतत हैं, इसलिए इनका कंपोजिट फंक्शन जो fx है वो भी अवश्य संतत होगा। तो ये हमने कर लिया 33 नंबर, आप नोट कर लें। इसके बाद 34 नंबर करते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। क्वेश्चन नंबर 34 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करिए। ये एक फंक्शन है और इसके असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, यहां मॉड ऑफ एक्स मापांक फलन है, मॉड ऑफ एक्स तथा ये तो बड़ा इजी है, मॉड ऑफ एक्स तथा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 दोनों ही मापांक फलन है। मॉड ऑफ एक्स भी और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 भी दोनों ही कौन से फलन है? मापांक फलन। तथा इसलिए दोनों ही फलन संतत फलन है। ये भी और ये भी दोनों क्योंकि मापांक फलन है तथा इसलिए दोनों ही फलन कैसे फलन होंगे? संतत। अब अगर दोनों फलन संतत हैं तो दो संतत फलनों का अंतर ये कैसा होता है? ये भी तो संतत होता है, इसलिए दोनों संतत फलनों का अंतर, दोनों संतत फलनों का अंतर अर्थात मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स भी अवश्य संतत होगा। ये कैसे पता चला कि इनका अंतर भी संतत होगा? आपने संतत फलनों का बीज गणित पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि अगर दो फलन संतत फलन हैं तो उनका जोड़ भी संतत होगा, उनका अंतर भी संतत होगा, गुणा भी संतत होगा, भाग भी संतत होगा। ये पढ़ा गया था ना। तो अगर ये फलन और ये फलन दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि दोनों मापांक फलन है, इसलिए दोनों फलनों का अंतर अर्थात मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 जो कि एफ एक्स के बराबर है, ये भी अवश्य कैसा है? संतत। अब उन्होंने तो असांतत्य के बिंदु पूछे थे, पर ये एफ एक्स तो कैसा निकला? तो अगर एफ एक्स संतत है तो असांतत्य का बिंदु कोई है ही नहीं, इसलिए असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 और इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अवकलनीयता पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी? सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज को लगाना स्टार्ट करेंगे और ये करते हैं हम अगली क्लास पे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।